This call is now being recorded. शुरू करें ममता जयंत जी। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगी इस लिखावट के इस मंच का और मिथिलेश श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। अब बात करेंगे लिखावट के बारे में। लिखावट जो कि एक साहित्यिक और विचार की संस्था है और पिछले 35 वर्षों से लगातार कविता पर काम कर रही है। लिखावट की स्थापना सन 1988 में 3 बड़े साहित्यकारों के सहयोग से की गई, जिसमें सबसे पहला नाम है मंगलेश डबराल जी का, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। वे अभी हाल ही में कोरोना काल में उन्होंने विदा ले ली। और रघुवीर सहाय सर, आदरणीय रघुवीर सहाय सर, और अब एक नाम है मिथिलेश श्रीवास्तव सर का, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित है। वे साहित्य की संस्था लिखावट के लिए हमेशा पूर्ण रूप से समर्पित रहे हैं और अपना समय भरपूर इस संस्था को वे देते रहे हैं। लिखावट जो संस्था है, यह कविता पर बड़े ही तन्मयता से और बारीकी से काम करती है। इस संस्था लिखावट का यूट्यूब चैनल भी है, जो लिखावट दिल्ली के नाम से है। मिथिलेश श्रीवास्तव सर, जो कि हिंदी साहित्य जगत में एक जाना माना नाम है, वे लिखावट के अलावा भी साहित्य को अपनी सेवाएं बड़े लंबे समय से दे रहे हैं। वे जब भारत में होते हैं तब भी, और जब वे बाहर भी होते हैं तब भी वे लिखावट के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहे हैं। उनकी अभी तक 3 कविता संग्रह आए हैं। पहला है उनका कविता संग्रह उम्मीद की तरह, जिसमें बहुत ही उम्दा कविताएं हैं, और एक संग्रह है उनका दूसरा, पुतले पर गुस्सा। श्रीवास्तव सर का अभी हाल ही में एक नया काव्य संग्रह आया है, जिसका नाम है औरत ही रोती है पहले। उनके इस काव्य संग्रह के नाम से ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने ये काव्य संग्रह विशेष रूप से मतलब स्त्री विमर्श पर काम किया है। आवाज नहीं आ रही है सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, बहुत स्पष्ट आ रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज आ रही है, आप आगे बढ़ें और कुलदीप जी की कविताएं हम सुने। मैं बात ऐसा कर रही करिए। थी मिथिलेश श्रीवास्तव सर के काव्य संग्रह औरत ही रोती है पहले के बारे में। इसकी कुछ कविताएं मैंने पढ़ी हैं, जो कि बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत इन्होंने मतलब कविता के मर्म तक पहुंचकर उसको बात को कहा है सर ने। और सर की एक किताब भी, इसके अलावा भी उनकी एक किताब आई है, जिस पर युवा आलोचक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री मनोज कुमार सिंह जी ने उसका संपादन किया है, और शिल्पायन प्रकाशन से वह किताब प्रकाशित हुई है। अब हम आमंत्रित करेंगे कुलदीप सर को कविताओं के लिए, जिनकी कविताएं आज हम सुनेंगे इस कार्यक्रम में, लिखावट मंच के इस कार्यक्रम में जिनकी कविताएं आज हम सुनने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा कुलदीप सर के बारे में कहना चाहूंगी। कुलदीप कुमार जी सर का जो जन्म है वो बिजनौर के जिला, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में हुआ था। इनका जन्म 4 मार्च 1955 को नगीना नामक कस्बे में हुआ है। इन्होंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास और हिंदी साहित्य का अध्ययन किया, और 1980 में ये विभिन्न पत्रिकाओं में पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, द संडे ऑब्जर्वर, द संडे टाइम्स ऑफ इंडिया और द पायोनियर में भी इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है।
कुलदीप जी विभिन्न हिंदी व अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन कर रहे हैं। इन्होंने द हिंदू अखबार में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों की समीक्षा भी की है। ये कुलदीप जी के बारे में। कुलदीप जी को मीडिया के माध्यम से संगीत में योगदान के लिए आईटीसी म्यूजिक फोरम की ओर से वर्ष 2011 का इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर फाइन आर्ट्स का पुरस्कार भी मिला है। कुलदीप जी आजकल द हिंदू और आउटलुक हिंदी में पाक्षिक स्तंभ लिख रहे हैं। तो यह थी कुलदीप जी के बारे में जानकारी। कुलदीप कुमार जी अपनी रचनाओं को लेकर सजग हैं। कविता की प्रखरता, उसकी प्रकृति और उसके मर्म की ओर बढ़ने का आग्रह उनकी कविताओं में साफ झलकता है। कुलदीप जी ने अपनी कविताओं में मानवीय, कोमल और तात्विक पक्ष को पकड़ने का पूर्ण प्रयास किया। कुलदीप जी का एक काव्य संग्रह है जिस पर अब हम बात करेंगे, जिसका नाम है बिन जिया जीवन। कुलदीप जी के काव्य संग्रह का नाम है बिन जिया जीवन। इस काव्य संग्रह की विशेषता है कि इसमें कविताओं में रोजमर्रा के अनुभवों और संबंधों को विशेष रूप से उकेरा गया है। अतः जयदीप जी उनके बारे में लिखते हैं, एक अच्छा कवि कभी भी अपनी वैधता को छिपाता नहीं है और ना ही उस पर शर्मिंदा होता है, बल्कि उसको अपने जीवन में जगह देता है। तो ये था कुलदीप जी का परिचय और लिखावट के बारे में बातचीत। आप कुलदीप सर को आग्रह है कि वे मंच पर आएं और अपनी कविताओं का वाचन करें। धन्यवाद। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक कविता जो आजकल हमने वो के यहाँ दौर चल रहा है कोरोना का, उसी पे पिछले साल मैंने कुछ लिखा था और ये नवजीवन में छोटी सी कविता छपी भी थी। तो इसका शीर्षक है राग कोरोना। मृत्यु वह राग है जिसे जीवन अभिशाप की तरह ढोते हुए गाता है। सुर वही रहते हैं, नाम हर बार बदल जाता है। इन दिनों उसका नाम कोरोना है। यही अकेला राग है जिसमें केवल अवरोह है, आरोह नहीं। मुर्कियाँ हिचकियाँ बन जाएंगी, गाने वाले को भी गाते गाते ही पता चलता है। उस क्षण सकल सृष्टि को ढांप लेने वाले इसके फन पर तानों का तांडव होता है। आश्चर्यों से भरे हमारे देश में आजकल का भी उत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना को भी उल्लास के साथ गाया जा रहा है। थालियां और तालियां दोनों बज रही हैं, दिए जल रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, लोग पटापट मर रहे हैं। चांदनी रात में सहमी सहमी परछाइयाँ जा रही हैं श्मशान। मृत्यु नहीं मानती 6 फीट दूर रहने का विधान। वह कुछ भी नहीं मानती और जीवित रहती है हमेशा। एक और कविता है, ये भी मेरे संग्रह में नहीं है क्योंकि ये पिछले साल, मेरा संग्रह 2019 में आया था, ये पिछले साल लिखी गई और छपी भी पिछले साल ही थी नया ज्ञानोदय में। शायद आज की कुछ स्थिति से इसको लोग जोड़ पाएं। इसका शीर्षक है सारंगी वाला जोगी। कहाँ से आता कहाँ जाता किसी को नहीं मालूम था। न कभी मालूम करने की जरूरत महसूस हुई। कभी महीने में 2-3 बार टपक जाता, तो कभी साल में 1 बार भी दर्शन नहीं होते। पर जब कभी आता, हम सब बच्चे खुशी से फुदक उठते। तहमद के से कपड़े का धारियों वाला साफा वह कुछ अजब अदा से बांधे रहता।
खिचड़ी दाढ़ी थी लंबी सी, धूप और अनुभवों के ताप से उसका रंग तांबे जैसा एकदम पक्का। कोई नहीं जानता था उसका नाम, लेकिन उसे आंगन तक आने की छूट थी। सभी के घरों में उसके हाथ में एक सारंगी होती और होठों पर एक नारा, भाग मछंदर गोरख आया, जिसे वह अक्सर अपनी ही धुन में मस्त होकर मौके बेमौके लगाता रहता। तब हमारे लिए उसकी सारंगी ही संसार की एकमात्र सारंगी थी, किसी जादूगर के हेड सी, जिसमें से अद्भुत धुनें निकालकर अपनी खुरदुरुसी अक्खड़ आवाज में वह हमें कहानियां सुनाता। गोपीचंद और भर्तरी जैसे राजाओं के योगी बनने की, गुरु मच्छंदर नाथ के भोगी बनने की और चेले गोरखनाथ के अपने गुरु का पीछा करके उन्हें जोग की राह पर वापस लाने की। हम बच्चे ये किस्से सुनते सुनते किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते। देखते कि महल के द्वार पर भीख का कटोरा लिए खड़े हैं गोपीचंद। उनकी माँ और पत्नी भीख देने आते हैं और उन्हें खड़ा देखकर बिलख पड़ते हैं। कथा के इस मोड़ पर आकर हमेशा सारंगी वाले जोगी की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगते। वह सुबकता नहीं था, बस बिना रुके बजाता रहता था और कुछ देर बाद गाना शुरू कर देता था। हम सोचते, कहीं यही तो गोपीचंद नहीं है। ये उन राजाओं के किस्से थे जिन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास लिया, गरीब गुरबों से भीख लेकर गुजारा किया और लोगों के दिलों में बस गए। सोचता हूँ, क्या कभी हमारे समय के कनफटे गोपीचंद और बैरागी भर्तहरी पर आंसू टपकाने भी कोई सारंगी वाला आएगा और मठ छोड़कर राजपाट भोगने की उनकी कहानियां सुनाएगा? क्या आज भी बच्चे इन किस्सों पर वैसे ही मुग्ध होंगे जैसे हम हुआ करते थे? क्या अब सारंगी वाला जोगी मच्छंदर और गोरख की कथा को बदल कर गाएगा? क्या उसमें मच्छंदर के सिंहासन के पास गोरख की मसनद भी होगी? एक नई कविता है ये कहीं छपी भी नहीं है अभी। इसका शीर्षक है अंधेरे का गीत। जब भी सत्तो बाबू को देखता था, अपने आप से पूछता था, क्या मैं ऐसा जीवन जी सकता हूं, इतना खुश रह सकता हूं? जब भी सत्तो बाबू को देखता था, अपने आप से पूछता था, क्या मैं ऐसा जीवन जी सकता हूं, इतना खुश रह सकता हूं? कि उन्हें उदास नहीं देखा, न कभी कोई शिकायत करते। लगता था उनसे अधिक सुखी कोई नहीं। लपड़ झपड़ करते हुए चलते थे, किसी का सहारा लेना उन्हें कतई पसंद नहीं था, छड़ी का भी नहीं। उनकी आंखों में नहीं, गले में रोशनी थी। उनकी आंखों में नहीं, गले में रोशनी थी। सत्तो बाबू को हम नहीं दिखते थे, लेकिन वे साफ साफ देख सकते थे। उन्हीं को पकड़कर वे चलते थे, लपड़ झपड़ करते हुए। बहस करते करते जब वे जोश में आ जाते, तो उनकी सफ़ेद सफ़ेद पुतलियां जगमगाने लगती। गाते गाते जब उन्हें लगता कोई सुर बिल्कुल सही जगह लगा है, तो उन सफ़ेद पुतलियों से
प्रकाश फूटने लगता। कभी कभी वे कहते, बदकिस्मत हो तुम लोग जो ऐसी दुनिया को देखने के लिए मजबूर हो जो इतनी बदसूरत है। मुझे देखो, मैं सिर्फ खुद को ही देखता हूँ। मेरी आंखों में भले ही अंधेरा हो पर मन में उजाला है। मैं अंधेरे का गीत उजाले में लपेट कर गाता हूँ। मैं सूरदास नहीं, सुरदास हूँ। अगर आंखें देख सकती तो मैं तुम्हें उस तरह से महसूस नहीं कर सकता था कैसे करता हूँ। फूलों की खुशबू मुझे वैसे मदहोश नहीं कर सकती थी जैसे करती है। सुरों के भीतर छिपी ज्वालाएं तब मुझे उस तरह न झुलसा पाती जैसे अब झुलसाती हैं। मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं, मेरा दिल ही मेरे लिए काफ़ी है। अब कुछ कविताएं मैं आपको अपनी कविता संग्रह से सुनाता हूँ। ये एक छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है वह चेहरा। आज फिर दिखी वे आंखें किसी और माथे के नीचे, वैसी ही गहरी काली उदास। फिर कहीं दिखे वे सामले होठ अपनी खामोशी में अकेले, किन्हीं और आंखों के तले। झलकी पार्श्व से वही ठोड़ी पर बस पकड़ते हुए, देखे वे केश लाल बत्ती पर रुके रुके। अब कभी नहीं दिखेगा वह पूरा चेहरा। एक ऐसी छोटी सी और कविता है, इसका शीर्षक है प्यार में चिड़िया। एक चिड़िया अपने नन्हे पंखों में भरना चाहती आसमान। एक चिड़िया अपने नन्हे पंखों में भरना चाहती है आसमान। वह प्यार करती है आसमान से नहीं, अपने पंखों से। एक दिन उसके पंख झड़ जाएंगे और वह प्यार करना भूल जाएगी। भूल जाएगी वह अंधड़ में घोंसले को बचाने के जतन, बच्चों को उड़ना सिखाने की कोशिशें। याद रहेगा सिर्फ पंखों के साथ झड़ा आसमान। एक और पुरानी कविता है, काफी ये भी छोटी सी है, इसका शीर्षक है वापसी। पुरानी जगहों पर हम लौट लौट आते हैं। पुरानी जगहों पर हम लौट लौट आते हैं हत्यारों की तरह। इन जगहों में एकांत है, छूटी स्मृतियों की छायाएं हैं। इन्हीं में दबे हैं हमारे मन में उभर उभर आने वाले पाप। वह पेड़ है वहीं जहाँ पे चांद उगा था पहली बार। वहीं है वह मोड़ जहाँ से हम वापस हुए थे बदहवास। वह बेडौल चट्टान भी है ठीक उसी जगह जहाँ पड़ी थी खरोंच उस शाम। ये जगहें हमारा स्वागत नहीं करती, फिर हम क्यों आ जाते हैं यहाँ बार बार। एक कविता है मल्लिकार्जुन मंसूर पे, उन्हीं का नाम इसका शीर्षक है। बहुत छोटी सी कविता है और इसका संदर्भ ये है कि जिन्होंने उन्हें सुना है उन्हें याद होगा कि वो
गाते गाते अचानक अपना चश्मा उतार के रख देते थे, फिर अचानक कभी किसी क्षण जब उनका मूड होता था उससे उठा के लगा लेते थे। चौहत्तर साल की वह निष्कंप लौ एकाएक कांपी और उसने चश्मा लगा लिया। 74 साल की वह निष्कंप लौ एकाएक कांपी और उसने चश्मा लगा लिया। जरा देखें सुरों के बाहर भी है क्या कोई दुनिया। एक एक और बहुत छोटी सी कविता है, तो खास तौर पे इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं, अंग्रेजी के बड़े मशहूर कवि हैं अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। तो उनकी चिट्ठी आई कविता संग्रह पढ़ने के बाद, तो उनमें जो उन्हें 4-5 कविताएं ज़्यादा पसंद आई उनमें एक ये भी थी। बहुत छोटी 4 लाइन की कविता है। इसका शीर्षक है जन्मदिन। सुबह उठकर खिड़की खोली, कमरे प्रोफेसर शमसुल इस्लाम जी हेलो पढ़ें पढ़ें आप। जी, इसका शीर्षक है जन्मदिन। सुबह उठकर खिड़की खोली, कमरे में अचानक घुस आई। बहुत धूप, बहुत हवा, बहुत आसमान। एक दिन मैं भी इस दुनिया में यूं ही चला आया था। एक छोटी सी कविता और है, इस शीर्षक है सुबह। आंख खुली तो नहीं दिखा तुम्हारा नींद से लहूलुहान चेहरा। वाह, बहुत अच्छा। आंख खुली तो नहीं दिखा तुम्हारा नींद से लहूलुहान चेहरा। नहीं सुनाई दी उठती गिरती सांसों की चुप्पा आहट। दोनों तकिए थे मेरे ही सिर के नीचे, रजाई भी नहीं गिरी थी पलंग के उस पार। एक भी गायब नहीं, पांचों अखबार बालकनी में पड़े थे। गले में भी नहीं चुभ रही थी रात में गिलास के साथ तोड़ी हुई बातें। रसोई में पड़ी थी खाली केतली उल्टी। लो हो ही गई एक और सुबह तुम्हारे बिना। एक एक कविता है टूटना। ये कुछ प्रेम कविता टाइप है। प्रेम अंधा नहीं होता, प्रेम में हम अंधे होते हैं।
जो नहीं भी होता आसपास, हमें उसकी भी आवाज आने लगती है। जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं, उसके कदमों की आहट भी सुनाई देने लगती है। झलक दिख जाती है उसकी भी, जो कभी यहाँ आया ही नहीं। जिसने कभी सोचा तक नहीं हमारे बारे में, हम अचानक उसकी बातें करने लगते हैं, उससे बातें करने लगते हैं, देर देर तक खामोश बैठे हुए। जिन दीवारों से कोई आवाज टकरा कर नहीं लौटती, हम उन दीवारों से ही टकराने लगते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते चुभकने लगते हैं बात बेबात। प्रेम पागल नहीं होता, प्रेम में हम पागल होते हैं। बेवकूफियां करते हैं जानते बूझते, शर्मिंदा हो जाते हैं बिना गलती जाने ही। जानबूझकर गिर पड़ते हैं मोह के अंगारों भरे कुएं में। स्मृतियां भी धोखा देने लगती हैं। याद नहीं रहता 2 मिनट पहले क्या कहा था, और हमेशा याद रहता है जो कभी नहीं कहा। आंखें किसी भी दिशा में ताकने लगती हैं, कान कोई भी आवाज सुनने लगते हैं। चारों ओर कितना भी शोर मचा हो, मन में घुप सन्नाटा छाया रहता है। टूटते हैं न जाने कितने आईने, दरकती हैं न जाने कितनी शक्लें, बरसते हैं न जाने कितने बादल, तरसते हैं न जाने कितने मरुथल। प्रेम नहीं टूटता, न किसी को तोड़ता है। हम ही टूटते हैं, हम ही तोड़ते हैं प्रेम को। एक और कविता है जिसका शीर्षक है कुछ भी नहीं। कपड़ों के साथ पहनी गई नींद में चलते हुए, खामोश हम अपने शरीरों के आर पार देख सकते हैं। देह होती है तो उसके सिवा मन भी होता है, मन होता है तो उसके सिवा देह भी होती है। सब कुछ होता है पर कुछ भी नहीं होता। हम अंधेरे से लदी भेड़ों के सिरों को लांघते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, उनमें कुछ अर्थ भी होते हैं। उस अकेले दुख के भीतर हमें बचाने कोई नहीं आता, और संगमरमर की बारिश सी चांदनी हमें अपने आगोश में ले लेती है। पर नींद से जगाने हमें कोई भी नहीं आता। जब रात के नाखून हमारी गर्दन पर गड़ते हैं, हम सोए रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी उंगलियों की नन्ही नन्ही मछलियां हमारे बालों की स्याह नदी में तैरती हैं। हम डूबते हैं तुम्हारी हंसी के जहर में, सुबह के साथ साथ खत्म होते हुए। जयंत जी ने अभी कुछ संगीत के बारे में बात की थी, तो 2 कविताएं इनका संबंध कुछ संगीत से है। एक का शीर्षक है राग दर्शन। थोड़ा इसमें वर्ड प्ले भी है, क्योंकि कविता जो है वो शब्द क्रीड़ा भी है एक अर्थ में। माल कौस में कलौस न हो, दरबारी अखबारी न लगे,
यमन में वमन न हो और मारवा में खारवा न हो तो मैं सुखी हूँ। मैं सुखी हूँ क्योंकि मैंने गौड़ सारंग का रंग उड़ते नहीं देखा। जब जब भी मल्लिकार्जुन मंसूर को गाते सुना, अलैया बिलावल की बिलबिलाहट नहीं सुनी जब अलाउद्दीन खां ने सरोद पर उसे उकेरा। तोड़ी का तोड़ना नहीं देखा कृष्णराव शंकर पंडित को सुनते हुए। मैं सुखी हूँ क्योंकि आज भी रोशन आरा बेगम का शुद्ध कल्याण शुद्ध है। अब्दुल करीम खां के सुर सारंगी को मात दे रहे हैं। फैयाज खां की जय जयवंती की जय जयकार है। केसरबाई की तान की तरह आज मैं सुखी हूँ। राग की आग वही जानता है जो इसमें जला है। ढला है जिसकी शिराओं में अनेक श्मशानों का भस्म कुंड, जिसने विद्ध किया है जीवित और मृत सबको राग के देव सिद्ध शर से। बिहाग के नाग जब लिपटते हैं और निखिल बनर्जी जब अल्हड़ प्रेमी की तरह उनकी आंखों में आंखें डालकर सितार को बीन की तरह बजाते हैं, तब मुझे लगता है मुझसे अधिक सुखी कोई नहीं। मैंने आज राग देख लिया। ये राग दर्शन थी। और अब एक कविता है जिसका शीर्षक ही एक राग के ऊपर है, तिलक कामोद। रात में कभी कभी बांसुरी बजती है, चंद्रमा की नाभि से जरता है अजस्र जीवन रस। रात में कभी कभी बांसुरी बजती है, चंद्रमा की नाभि से झरता है अजस्र जीवन रस। और ठीक उसी समय छतों पर टहलती हैं कुछ परछाइयां, एक दूसरे से बिल्कुल विलग विकल। सकल जड़ जंगम से लोहा लेती हुई बादलों के इक्का दुक्का पोरों से एकाएक उठती है केसर भाई की तान, भिगो देती है अंधकार की चादर। यह तिलक कामोद है। मालूम नहीं कहाँ हो रहा है यह रास, भीतर या बाहर, बाहर या भीतर, या समस्त ब्रह्मांड में। सुर संगत, राग विद्या, संगीत प्रमाण, चीते की चीतकार जैसी तान की छलांग, राग रहस्य की ढीली लांग, गहन गव्वर में सबसे इतराई हुई धुरी यही है जीवन की। यही बांसुरी है जो जब बजती है तो चंद्रमा की नाभि से तिलक कामोद झड़ता है। एक और छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है चौराहे पर लड़की। रोज दिखती है उसी चौराहे पर, सर्दी गर्मी बरसात ओले आंधी लू, कुछ भी नहीं रोक पाता उसे। बंदरिया की तरह एक नन्हे से बच्चे को सीने से चिपकाए वह हर कार के पास जाकर हाथ फैलाती है। पक्का रंग है उसका, सांवले से कुछ नहीं। चेहरा खुरदुरा है पर एक अजीब से सौंदर्य से दीप्त। आंखें वैसी ही सूनी जैसा उसका घर। स्थगित यौवन, सूखे झरने सा। मैं अक्सर दूर से ही उसे देख लेता हूं और कार ऐसी जगह रोकने की कोशिश करता हूं
जहां वह हरी बत्ती होने तक पहुंच न पाए। दुविधा में रहता हूं हरदम ऐसा करते हुए, क्या मैं पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं या खुद को बचाने के लिए। कभी कभी दिए भी है मैंने उसे पैसे, जब वह आ ही गई ठीक खिड़की के सामने। उसे तो क्या पता चला होगा कि पैसे उसकी हथेलियों में गिरे और आंसू मेरी जेब में। कभी कभार उसका बच्चा कुनमुनाकर अपने जीवन का सबूत देता है और मैं सोचता रह जाता हूं, क्या इसका जीवन कभी शुरू भी होगा। यह सब भी मैं लाल बत्ती पर रुके रुके ही सोचता हूं, वरना हमें अब कुछ भी सोचने का शऊर कहाँ रहा। एक कविता है, रेलवे स्टेशन का पुल। मुझे उससे बात करनी है। इको आ रही है। रेलवे स्टेशन का पुल। मुझे उससे बात करनी है, बेहद जरूरी बात। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, रेलवे स्टेशन के इस पुल पर। हम रोज शाम को हवाखोरी के लिए आया करते थे। ये इसमें इको आ रही है, कोई टेक्निकल रीजन है क्या? जी ये मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है वापस। हो सकता है किसी का माइक्रोफोन खुला रह गया हो। चलिए मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। हाँ, जी सुनाए। ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो प्लीज बंद कर दीजिए। रेलवे स्टेशन का पुल। Should I start? रेलवे स्टेशन का पुल। मुझे उससे बात करनी है, बेहद जरूरी बात। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, रेलवे स्टेशन के इस पुल पर। हम रोज शाम को हवाखोरी के लिए आया करते थे। किशोर थे हम और थे एकदम बेफिक्र चोरों की तरह। रेलगाड़ियों को देखते रहते थे और सोचते थे किसी दिन ये हमें भी कहीं पहुंचाएंगी। आज तो वह सब कुछ सपना लगता है। यह शाम भी तो सपना ही है। जिससे बात करनी है वह तो मेरे साथ साथ ही आया है।
उसके साथ तो कहीं भी बात हो सकती थी, यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। आज भी रेलगाड़ियां आ जा रही हैं, पर पुल पर खड़े खड़े लग ही नहीं रहा कि 45 साल बाद यहाँ आया हूँ। लग रहा है तब से यहीं तो खड़ा हूँ, बिना हिले डुले। वह अचानक चला गया, एक गाड़ी को दौड़कर पकड़ लिया था उसने। जो बोल रहा था वह वाक्य भी बीच ही में छोड़ दिया था। शास्त्री मैं अभी आया कहकर चला गया था दौड़ता हुआ। मैं अभी तक उसके इंतजार में हूँ, हालांकि मुझे अच्छी तरह मालूम है इस तरह से गाड़ी पकड़कर छूमंतर हो जाने वाले कभी वापस नहीं आते अपना अधूरा वाक्य पूरा करने, वह जरूरी बात कहने जिसे करने में आज यहाँ चला आया। इस पुल पर जिस पर से होकर हजारों मुसाफिर रोज गुजरते हैं, लेकिन जो किसी से किसी को नहीं जोड़ता, एक शाम को दूसरी शाम से भी नहीं। एक कविता है, यही जीवन। यूं तो यह जीना भी कोई जीना है, फिर भी अगर मृत्यु के बाद दोबारा यहाँ आ गया तो जीना चाहूंगा एक बार फिर यही जीवन। शायद तब पढ़ सकूं वे सब किताबें जो मैंने कई घटिया सी नौकरियां करते हुए पैसे बचा बचा कर खरीदी थी, बल्कि कुछ के लिए तो उधार भी लिया था। शायद लिख पाऊं वे सभी कविताएं जो स्वप्न में तो दिखाई दे जाती हैं, पर आंख खुलते ही हुर्र हो जाती हैं। दोबारा यही जीवन मिले तो शायद उन सभी दोस्तों से मिल सकूं जिनके अब नाम भी याद नहीं, लेकिन जिनकी शक्लें अब भी आंखों के आगे आ जाती हैं अनायास। और हाँ, शायद उन सभी शहरों में भी जा सकूं जहां बढ़िया खुरचन मिलती है, और जिनसे प्रेम करने के बावजूद कभी कह नहीं पाया, उनसे कहने की हिम्मत जुटा सकूं। इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और काम है जो मैं करना चाहूँगा। बड़ा भाई जो बाँह छुड़ाकर चला गया हमेशा के लिए, उससे कहूँगा मुझे वहाँ याद रखे जैसे मैं उसे यहाँ रखता हूँ। मैंने इस किताब में 5 कविताएं महाभारत के 5 स्त्री पात्रों को लेकर लिखी हैं। उनमें से मैं एक कविता सुना के, मेरे ख्याल से अब समय भी हो गया, इसको समाप्त करूंगा। ये थोड़ी लंबी है कविता। इसका शीर्षक है मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा सत्यवती का नाम था, जो कि शांतनु ने जिनसे विवाह किया था और जिसके कारण भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। हस्तिनापुर आज भी मछली की तेज गंध में डूबा हुआ है। हस्तिनापुर आज भी मछली की तेज गंध में डूबा हुआ है। लोग कहते हैं कि चांदनी रात हो या अंधेरी, अक्सर मत्स्यगंधा यहाँ डोलती है और पूरे नगर पर तीखी बांस की एक मोटी चादर पड़ जाती है। लोक में प्रचलित हुआ कि सत्यवती वन में अंबिका और अंबालिका के साथ मर गई, पर मैं जीवित रही क्योंकि मैं
हस्तिनापुर की राजमाता हस्तिनापुर का ध्वंस देखने के लिए तड़प रही थी। अब मेरी आत्मा तृप्त है। कौन है इस ध्वंस का उत्तरदायी? द्रौपदी की दुर्योधन पर फप्ती, कौरव राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण, युधिष्ठिर की जुए की लत, दुर्योधन की ईर्ष्या, मर्यादा का क्षरण? नहीं, बहुत पहले ही मर्यादा टूट चुकी थी और सत्ता पर सवार हो चुके थे निरंकुश वासना, अतृप्त लालसा, निर्वसन लोभ। ध्वंस के बीज तो तभी पड़ गए थे जब ऋषि पराशर ने मुझ नाव चलाने वाली पर नदी के बीचों बीच बलात्कार किया था। अनाघ्रात पुष्प थी मैं, नवागत यौवन के झूले में झूलती हुई, इतनी भोली कि यह भी पता नहीं चला मेरी देह के साथ क्या घटित हो रहा है। चीरहरण की सभी चर्चा करते हैं, मेरे कौमार्य हरण की कोई भी नहीं। राजा शांतनु की दुर्दमनीय कामेच्छा, मेरे मल्लाह पिता का अपार लालच, भावी सम्राट का नाना बनकर ऐश्वर्य भोगने की उसकी निर्लज्ज लालसा, देवव्रत का कभी विवाह न करने और सिंहासन को त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा लेकर भीष्म के रूप में लोकोत्तर पुरुष बनना और फिर परिणाम की सोचे बिना उस पर हठ पूर्वक जमे रहना। लोक में बस इसी की चर्चा है। मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि उस बूढ़े राजा से मेरे विवाह के लिए मेरी सहमति आवश्यक नहीं थी क्या? किसी भी स्त्री की सहमति क्या कभी आवश्यक समझी गई है? देवव्रत ने विवाह न करने का हठ नहीं छोड़ा, लेकिन बलपूर्वक अनेक विवाह कराए। विचित्र वीर्य के लिए काशी नरेश की 3 कन्याओं का अपहरण किया, अंबा का जीवन नष्ट किया और अंबिका और अंबालिका को जबरदस्ती विचित्र वीर्य और चित्रांगद के साथ विवाह के बंधन में बांधा। अगर यह न हुआ होता और अंबा ने फिर से जन्म लेकर भीष्म और उसके कुल के नाश की प्रतिज्ञा न की होती, तो क्या यह महायुद्ध होता? और मैं, क्या हर सास की तरह मैंने भी प्रतिहिंसा में अपनी बहुओं के साथ वही नहीं किया जो मेरे साथ हुआ था? नियोग के बहाने अपने पहले पुत्र कृष्ण द्वैपायन से क्या मैंने अंबिका और अंबालिका पर बलात्कार नहीं करवाया? इस अंधे, विवेकहीन और रुग्ण कृत्य के फलस्वरूप यदि दृष्टिहीन धृतराष्ट्र और रोगी पांडु न पैदा होते तो और क्या पैदा होता? अंधे धृतराष्ट्र के लिए भीष्म गांधारी और रोगी पांडु के लिए पृथा एवं माद्री लाए। कैसा लगा होगा गांधारी को विचित्र वीर्य के अंधे पुत्र से 100 पुत्र पैदा करते हुए? क्या अपनी आंखों पर पट्टी उसने इसलिए नहीं बांधी थी ताकि वह पूरे संसार को दिखा सके वह अदृश्य पट्टी जो हम सबकी आंखों पर बंधी थी? और वह क्या 4 पुरुषों के साथ सहवास करके कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म देने वाली कुंती ने सास वाला बदला लेने के लिए ही द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी नहीं बनाया? क्या माद्री को उसने इसीलिए वह मंत्र नहीं दिया ताकि वही सती सावित्री क्यों बनी रहे? वरना नियोग के द्वारा तो केवल एक पुत्र की प्राप्ति ही अभीष्ट होती है। न किसी ने मेरी सहमति ली थी, न अंबालिका और अंबिका की, न पृथा और माद्री की, और न ही द्रौपदी की। और यह स्वयंवर का ढकोसला, स्वयंवर क्या वास्तव में स्वयंवर है?
क्या द्रौपदी ने कामना की थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो घूमती हुई मछली की आंख बाण से बींधेगा? नहीं, यह शर्त उसके पिता ने निर्धारित की थी। फिर स्वयंवर में द्रौपदी का स्वयं कहाँ था? क्या महाभारत युद्ध के मूल में बलात्कार नहीं है? क्या देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा की मूल भावना के साथ बलात्कार नहीं किया था? तब तो मेरे पिता की जिद भी शेष नहीं रही थी। अगर वह विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद विवाह कर लेता तो अनेक अन्य बलात्कार होने से बच जाते और तब संभवतः यह महाविनाश भी न होता, और वह भी हस्तिनापुर के राज्य का एकमात्र वास्तविक उत्तराधिकारी होने के बावजूद दुर्योधन के सिंहासन का पाया बनने की जिल्लत ढोने से बच जाता। मैं मत्स्यगंधा सत्यवती भुजा उठाकर कहती हूं, जहां जबरदस्ती की जाएगी, जहां बलात्कार होगा, उस राज्य का न्यास अवश्यंभावी है। बस, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत खूब, बहुत खूब। कुलदीप भाई लाजवाब। हम्म। बोल रही है वो, लेकिन वो म्यूट है बेचारा। हाँ जी, शायद सर मेरी बात नहीं सुन पाए कि मैं अपना माइक ऑन नहीं कर पाई थी अब तक। सॉरी। कुलदीप सर को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार कविता पाठ रहा सर का। और जैसा कि हमने सर के उसमें परिचय में जाना था कि सर की जो कविताएं हैं वे रोजमर्रा के अनुभवों को छूकर गुजरती हैं। सचमुच सुनकर कविताओं को ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ, जीवन के हर पहलू को छूती हुई रचनाएं हैं सर आपकी। और कुछ कविताएं विशेष रूप से पसंद आए, जैसे कि आपकी कविता चौराहे पर लड़की। ये आज की सचमुच की कहानी है कि जब हम चौराहों से गाड़ी लेकर निकलते हैं, गुजरते हैं, तो ऐसे सीन हमको एक बार नहीं बल्कि हर चौराहे पर देखने को मिलते हैं और हम सचमुच उस वक्त दुविधा में होते हैं कि हम क्या करें। और आपने इसमें कहा है कि दुविधा में रहता हूं ऐसा करते हुए, कभी कभी दिए भी है मैंने उसे पैसे, उसे तो क्या पता चला होगा, पैसा उसकी हथेली पर गिरे और आंसू मेरी जेब में। सचमुच सर ये स्थिति हर चौराहे पर हर व्यक्ति के गुजरने वाले की होती है। और आपने जो महाभारत की सर ये कविता सुनाई है, इसमें जो महाभारत के पात्रों पर आपने बातचीत की, ये सचमुच ये जो सवाल है कि किसी भी स्त्री की सहमति क्या कभी आवश्यक समझी गई है, सचमुच स्त्री विमर्श की सर ये बहुत बेहतरीन कविता है, मुझे बहुत पसंद आई। और जी सर, और सर आपकी कविताएं तो राग और संगीत और प्रेम को पाकर वैसे ही आपका जो सब पूर्ण हो जाता है। प्रेम पर आप लिखते हैं, प्रेम पागल नहीं होता, प्रेम में हम पागल होते हैं। कितनी सुंदर बात ये कही है सर आपने। स्मृतियां भी धोखा देने लगती हैं प्रेम में। बिल्कुल सर। और सारी कविताओं पे मैंने कुछ ना कुछ कोट किया है, बहुत अच्छे मतलब तरीके से आपने कहा है इसमें। और ये जन्मदिन कविता भी सर बहुत अच्छी लगी। और ये सुबह उठकर, सुबह कविता है शायद इसका नाम, इस पर आप कहते हैं कि उठकर खिड़की खोली, कमरे में घुसाई बहुत धूप बहुत हवा, एक दिन मैं भी इस दुनिया में यूं ही चला आया था। सचमुच सच ये जन्मदिन है। हाँ, जन्मदिन है सर, जन्मदिन है, जिसे अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा जी
ने शायद अपनी चिट्ठी में लिखकर भेजा है ना। मुझे हाँ मुझे बताया था उन्होंने। जी 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 हाँ, तो सुबह उठकर खिड़की। ममता जी जी सर। हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं। जी और सर, मित्रों जी को सर। कुछ कहना है? राजीव जी कुछ बोलना चाहेंगे? राजीव झा। राजीव हाँ बोलो भाई। ठीक है, सुनाई पड़ रही है? बोलो बोलो। जी सुनाई सर। पड़ रही है? जी सर, सुनाई आ रहा है आपका। ठीक है, काफी कविताएं तो बहुत ही अच्छी हैं कुलदीप की। जी और सर। सुना भी था, मैं बुक रिलीज में गया भी था, उसमें भी सुना। बहुत सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं। शमसुल इस्लाम कुछ कहेंगे? शमसुल जी सुन नहीं रहे? सुन नहीं रहे, शायद बैठे नहीं है फोन पर। पालीवाल जी, बिमल पालीवाल जी कुछ कहेंगे? जी 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 सर। कुलदीप भाई की जो कविताएं हैं वो मैंने पढ़ी हैं, उनकी बिन जिया जीवन में, और उनसे सुनकर बहुत ही अच्छी लगी। और विशेषकर महाभारत का जो आपने जिस तरीके से रखा है, अद्भुत, और उसके लिए आपको सलाम। सभी कविताएं बहुत ही बेहतर। धन्यवाद, धन्यवाद कुलदीप भाई। हाँ, शमसुल इस्लाम आ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि किसी तंजीम संगठन का नाम लिखावट भी हो सकता है। सच्ची मैं तो कुलदीप भाई का जब से आया मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ कि देखो इस तरह के सबके दौर में भी लिखावट नाम का संगठन है। और कुलदीप भाई को पहली बार मैंने सीधा उनसे उनकी नज़में, उनका काव्य सुना है। अद्भुत है। यानी आपको दर्शन, आपको इतिहास, आपको एपिक्स का ज्ञान ना भी हो तो आपकी कविताओं के जरिए हम सब वो जान लेंगे। और ये नीलिमा और हम दोनों साथ सुन रहे हैं तो कमाल का है। मैं तो मतलब ये इस पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के दौर में आप इतना दे रहे हैं कि निराशा और उससे हम उबरने का, क्योंकि ये विचार होते हैं जो आपको खराब से खराब हालात में भी रखते हैं। और नीलिमा भी बात करेंगी। मैं तो लिखावट से मुझे इश्क हो गया भाई, है ना, ये आपके संगठन से, और कुलदीप भाई से तो है ही, है ना। ये लीजिए नीलिमा भी। कुलदीप भाई और लिखावट दोनों को हमारा सलाम, आदाब। और जबरदस्त प्रोग्राम रहा। कुलदीप भाई को फेसबुक पर तो रोज सुबह हमारी कुलदीप भाई से ही होती है, लेकिन एक साथ इतनी अच्छी कविताएं सुनने का बस मजा आ गया। और खास तौर से जो आपकी रागों को लेकर कविता थी, उससे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज के दौर में कहीं कोई राग की, कोई शास्त्रीय उसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत तरह तरह की मतलब विविधता लिए हुए कविताएं थी। बहुत खूब। आदाब। शुक्रिया बहुत बहुत। लिखावट जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी सर। मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ममता जी को भी कि सर मैं तो धन्य हो गई हूँ आपकी कविताएं सुन करके और सचमुच में बहुत कुछ सीखने को मिला है सर आपकी कविताओं से, और आपका जो काव्य संग्रह है उसको पढ़ने की भी इच्छा जागृत होने लगी है। मेरी खुशकिस्मती है। मिथिलेश सर कुछ कहना चाहेंगे? मिथिलेश सर कार्यक्रम समाप्त किया जाए? हाँ बिल्कुल किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कुलदीप जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बोल चुका जो बोलना था। वो शमशेर जी की मशहूर पंक्ति है, बात बोलेगी हम नहीं। तो बहुत अच्छा। तो अब दो जी, ममता जी आप रुक जाइए, दो बातें कहनी हैं। जी सर। कि ये पूरा कविता पाठ
लिखावट के यूट्यूब पर चला जाएगा, वहाँ रहेगा एज ए परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा कुलदीप जी की कविताओं का। तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, और चाहें तो लिखावट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिखावट डेली। तो ऐसे कार्यक्रमों के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी मित्रों का यहाँ उपस्थित रहने के लिए आपका शुक्रिया, और फिर हम लोग किसी और कविता पाठ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहाँ से निकले? यहाँ से हो गया।
नहीं ठंडा पानी था क्या Mr. Dholakia. Yes, Mr. Dholakia. I know, I'm sorry, I'm really sorry. I'm on my way. मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, okay? इंडियन कॉलेज से क्या सीखी है? वाओ, दुनिया की पहली क्लास होगी। जैसे बहू के ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ, okay? तुम्हारे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, बाय बापूजी। I love you, baby. Oh, we can miss you, baby. All the best. See you. आजकल के पति पत्नी एक दूसरे को प्यार जैसे बीवी कहते हैं। भी मैं कार लेकर जा रही हूँ। काव्या, मेरा भी जॉब इंटरव्यू है। भी प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है। तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी हम नहीं जानते, लेकिन अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरी जॉब डेफिनेटली चली जाएगी। प्लीज प्लीज तुम कैब ले लेना, ओके? बेटा अगर तुझे देर हो रही हो तो मनसुख जी से बाइक ले ले, मैंने मैसेज कर दिया। चिंता मत कर, तू इतना काबिल है कि तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा कितना भी बड़ा है, सिर्फ माँ बाप की जरूरत हमेशा ओके बेबी। ठाकुर जी दुआ करके आज मेरे वनराज को नौकरी हुई। उसके परिवार में ना सब काम करते, उसका बेटा बहू पत्नी सबको काम पे जाते हुए देख उसका दिल कितना टूटता होगा। बस आज उसे नौकरी दिला। आज जो नौकरी लेगा। जय श्री कृष्ण बाबू भाई, केम छो? जय श्री कृष्ण मैडम जी, बहुत दिनों बाद आए। Oh, wait, एक मिनट ना।
ये लीजिए, ये आपकी बेटी को दे दीजिएगा। वर्षा ने आपको सब याद रहता है मैडम। अब इतनी प्यारी बच्ची की हर बात याद तो रहेगी ना। बच्चे ने भी आपको बहुत मिस किया। रोज आके मुझसे पूछते थे अनुपमा मैडम कब आएंगी। मैंने भी उन्हें बहुत याद किया। बस मैं ले जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण अमर भाई। सही जी। हाँ ठीक है। नाम बदलने वाला फॉर्म मिल सकता है क्या? वो अनुपमा शाह से बदलकर नाम को सिर्फ अनुपमा करना है। हो जाएगा मिस्टर साहब। सॉरी मैम जी। थैंक यू। ये बैठे हुए हैं, आ गया है। हमने आपको बहुत मिस किया। अब तो नहीं जाऊंगा। जाओगे देखो मुझे मत जाना। बंद करो, खत्म कर लेंगे। नीति तो कुछ है आज। गाड़ी में चलिए। ठीक है। बच्चों का ही है। वही है मैं। आगे स्टोरी सुना की है अभी। क्या हुआ? नहीं आ रहा। पूछा ईश्वर भैया। इस समय तुझे बड़ी अफसोस था। इनको ऐड का वक्त है। अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग पेप्सी का बड़ा पैक। क्या बात करते हो? अभी रिंटी से स्टार्ट किया तो वहाँ दिखाना चाहिए ना। दिखती है तो दिखाना चाहिए ना भाई। आपके बारे में सोचा। वो निकल गई, क्या हुआ उसकी स्टोरी हम कैसे बता सकते हैं? वही तो देखना है। निकल गई यही ना हमको पता है। हम खाली ना देते हुए उन लोगों को देखते। तो 4 लोग हैं। सही होता है क्योंकि क्यों? मैं लगाती हूँ पुष्प शाही ग्रीन का तड़का और तो वो कौन किया है? पुष्प शाही ग्रीन
बारिश थोड़ी भी तुम्हारे यहाँ क्यों आएगी? हुई है, हो नहीं ना, बात की छोड़ा नहीं ना अभी। बहुत टाइट देता है, जो है साधारण प्लाईवुड से ज्यादा मजबूत और मॉइस्चर रेजिस्टेंट। आज तो प्राइम टाइम वही न्यूज़ है। ये लगता कहाँ है? हमारे घर में और हमारे ऑफिसेज में एक्शन जैसा। असली कैप्टन मैं। आपको इंजस्टिस फील हुआ? मेरी जर्नी से सवाल पूछता है। खराब पूरा लाइफ में इतना बड़ा इंजस्टिस तो लोग कभी फेस ही नहीं किया होगा। ये सवाल है पूछने का। इंजस्टिस फील हुआ? क्या पोयम सुन लिए हैं? कैसा रहा पोयम? और खाने से होने वाली एसिडिटी तो क्या नहीं, दो न्यूज़ नहीं दिखाने वाला है। I doubt। खत्म तो होने दो यार। इस साधारण ऐड 2-3 घंटे खत्म ही नहीं हुआ है। या तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा या इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो समझे बच्चों, निकाल की घर में इंडांटी सबरिंग इवेंट कोर्ट में भी दिल्ली कोर्ट भी गई। कंकड़डुमा कोर्ट में कल पूरा दिन दिवाकर कलिका नताशा नरवाल रिहा हुई। बाजी रिहा। वो बोल रहा है किसानों का सच्चा साथी मिस्टर कुक प्रेशर कुकर यूनाइटेड मेटल का उत्पाद मिस्टर कुक का काम आपका होना शो दे रहा है जो हुआ है। स्वाद का सुपरस्टार और इस सोल्यूशन एनर्जाइजिंग इंडिया। मम्मी बंद करो। ये विरोधी है नहीं? माँ बंद करो ना। हाँ समझ गए। ये न्यूज़ वाला बहुत विरोधी है। महाराष्ट्र में एंटीलिया और मनसुख हिरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा समेत 3 लोग गिरफ्तार। कोर्ट ने तीनों को 28 जून तक एनआईए की हिरासत में भेजा। जरूरी है मोदी के खिलाफ हो गया होगा। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की जंग जारी। बागी को तो अलग ही केस हो गया, बेटे को हटा दिया। नेशनल काउंसिल की बैठक में फैसला। भाई आ गया, टेक ओवर कर लिया भाई। संगठनों के भी पाला बदल लेने से खतरे बढ़ सकते हैं। येदियुरप्पा की खुद से बैठकें कर येदियुरप्पा के खिलाफ असंतोष दूर कर रहे में जुटे हैं बीजेपी महासचिव अरुण सिंह। घर राशन वाली फाइल केजरीवाल ने फिर तो राज्यपाल को भेजी। कहा 4 बार एलजी साहब को दी गई जानकारी, सब उन्होंने विरोध नहीं किया। केंद्र की सारी आपत्तियां हम दूर कर चुके। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ग्रामीणों से के पथराव से निपटने के लिए पुलिस ने स्टूल और टोकरी का सहारा लिया और इन तस्वीरों के सामने आने पर पुलिस का सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जाने लगा। मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने भी इस तस्वीर को ट्वीट कर सरकार पे तंज किया। इसके बाद आईजी सिंह ने एक इंस्पेक्टर, एक चौकी, 4 समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। यही नहीं, यूपी की उन्नाव के कप्तान से तलब किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के हर जिले में पुलिस को हेलमेट और डिटेक्टर दिए गए हैं। फिर इनके बिना पुलिस उपद्रव से निपटने क्यों गई, ये पूछा गया है।
पापा कल तो 10:30 बता बजे दो। मीटिंग है मम्मी, कल तो जल्दी उठना पड़ेगा पापा नहाने धोने के लिए। कोरोना महामारी मेरी सीट बैठी है स्टार पर कैसे पड़ी भारी, देखिए बीबीसी दुनिया में आज रात 10 बजे एनडीटीवी इंडिया पर। I mean, man of all seasons. ये हैंड न्यूज का है, ये हो गया तो लोगों की खबर खत्म। ये प्रस्तुत करता है फिर ऐसा आ गया मैन ऑफ ऑल सीजंस। गो पावर्ड बाय नरिश, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। समझे बच्चों, ये प्रायोजक है संडे हो या मंडे रोज खा वनडे। है तो होम के लिए इतनी बुरी हालत हो गई। ये जो है तुम लोग अभी सुन रहे थे होम के विरोध मैंने बोला था, इस लोगों ने क्या वकीलों ने 363 न्यूट्रिशन वाले खाने नहीं खाओ तो दो बातें होंगी, या तो लो प्रोटीन से आपके बाल कम हो जाए या एनर्जी स्लो हो जाए। इसीलिए पापा साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो, हाई फाइबर और अरे वो रबर बैंड देना पापा। साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। सागर वाटर प्यूरिफायर्स में है ORPH बेस्ड टेक्नोलॉजी जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। एक चीज मसल कट सकता है जो पापा ऐसे बैठ के काट रहे वो भी दिखता है स्टोरी वाले में। हाँ डायलॉग में मेरे को नहीं दिखता है। क्या दिखता है? क्या छिल रहे हैं, ये छिल रहे हैं, कहाँ दिखता है? स्टोरी वाला निकालो, बस स्टोरी ऐड जो करते उसमें क्यों तो फोटो जो रहेगा फोन में तो दिखेगा ही, क्या मतलब है? मैम अपने आप की मीटिंग का की बनाए। ये इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ सब यंग लड़का सब भी है, इसका नहीं हो रहा। आपको मिला है इसमें नहीं किया, डिलीट कर दूं क्या वो है क्या? Yes, please. I call you later. स्कूल के बाद डांस अकेडमी की प्लानिंग के लिए कारखाने जाना है। मैं और नंदू आपको पिकअप करने आ रहे हैं। हो गया ठीक जीवन समझ। ठीक है। मिस्टर शाह, आप बेसिक पॉइंट ही समझ गए। वी नीड यंग ब्लड। हमें जॉब करने वाली की जरूरत नहीं है, बल्कि कैरियर बनाने वाली की जरूरत है, जिनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना होता और साथ साथ खुद भी ग्रो करें। आई एम सॉरी टू से, पर आपकी उम्र तक आते आते लोगों में कुछ कर दिखाने का पैशन ही खत्म हो जाता है। So, you need that. You know what? मैं एक औरत को जानता हूँ जो 46 साल की है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, और जिंदगी के 45 साल उसने किचन में और घर की 4 दीवारें में निकाली। खाना बनाना, पति, सास, ससुर, बच्चों का ख्याल रखना, बस यही करती आ रही। और आज वो एक स्कूल में पढ़ा रही है, ऑनलाइन डांस क्लासेस कर रही है और बहुत जल्दी अपनी डांस अकेडमी खोलने वाली है। आपको लगता है कि मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते किसी में कुछ कर दिखाने का पैशन खत्म हो जाता है, लेकिन उसने आज अपनी जिंदगी शुरू की है, जीना शुरू किया है, काम शुरू किया है, बिकॉज शी वांट्स टू प्रूव हरसेल्फ। और अगर वो ये सब कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कंपनी सिर्फ यंग ब्लड नहीं चलाती, जोश के ऊपर होश की लगाम जरूरी है। एक्सपीरियंस मैटर्स। आपके जितने भी कैंडिडेट बाहर बैठे हो ना, इंक्लूडिंग यू, आप सबके पास सिर्फ पैशन है, लेकिन मेरे पास पैशन भी है और एक्सपीरियंस भी है। तजुर्बा एफिशिएंसी की गारंटी नहीं होता और यूथ इनोवेशन की गारंटी नहीं होती। Anyway, thanks for your time. और उसको नौकरी नहीं मिली। आपका बदला ले, अपनी माँ का बदला ले, अपनी फंसी हुई चट का हिसाब ये कर। देख रही है तो उसमें पाल
बदला लेना ना, तू क्यों कर रही है? थक जाएगी। पूरे से एक तीसरी फिल्म देखने। एक बात कहूं, जवानी में भी इतनी फिल्में नहीं देखी थी जितनी अब देख रहे हैं। हाउ रोमांटिक। आ गई नागिन। तेरी समझन घर पे नहीं है ना, मेरा कोफ्ती बनाने का मूड है, तो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जा। Wow, you are too hilarious. Seriously. अंग्रेजी में गाली दे रही है? गाली नहीं, तारीफ। तू ना मेरी तारीफ कर और मुझसे बात कर, और अपना काम कर। काम तो करके आ रही हूँ बाप। मैं समझी थोड़ी हूँ जो घर पे बैठी हूँ। राखी, मजाक अपनी जगह होता है, और मजाक करने में और मजाक उड़ाने में और फर्क है। डांट पड़ी, मजा आया। अगर आपका बचपना खत्म हो गया हो तो बात कर ले। मैं यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ। हाँ? सब ये लेके गए। वाह, मैं आपके बाबूजी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। आप लोग पका नहीं खाएंगे? एक मिनट, अभी आई है, थोड़ी सांस ले ले, पानी पी ले। क्या लेके हाथ में चोट पकड़ो। मैं मेथी पालक और भिंडी की सब्जी लेकर आई हूँ। कल हम थेपले बनाएंगे और आलू पालक की सब्जी बना लेंगे। कौन? मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बनाती हूँ। तो इन लोगों ने तुम्हें अनुपमा बना ही दिया। कल तक जो काम अनुपमा करती थी, जो बात तो अनुपमा करती थी, आज वो तुम कर रही हो। अनुपमा बुढ़ापे में अपना करियर बना रही हो और तुम अपने करियर बनाने की उम्र में थेपले बना रही हो। वाओ, इतनी सारी कांच है आंटी। क्या बात है मिस पॉपुलर, आप तो सबकी फेवरेट है। बिल्कुल मेरे ऊपर गए। इतने दिनों बाद बच्चों को मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे हैं। ये डांस एकेडमी के हमारे प्लान सुनकर आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा मम्मी। मैंने भी बहुत कुछ सोचा है। क्लास में यहाँ पर एक नटराज मूर्ति लगाएंगे और रोज सुबह डांस क्लास शुरू होने के पहले वहाँ बाहर दरवाजे के बाहर एक छोटी सी प्यारी सी